हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबकी डिमांड पर चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक यानी संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे वो जितने भी चैप्टर से दोस्तों टोटल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी मैं लेकर आया हूँ। ताकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता हो वो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। यानी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, वो इसी वीडियो से आने वाले हैं और आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मेरे आंसर देने से पहले आपको पहले खुद आंसर देना है और फिर चेक करना दोस्तों आपको वो क्वेश्चन आता था या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। कुछ दोस्तों इजी क्वेश्चन भी हैं और कुछ दोस्तों आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, जंतु रेशे का उदाहरण है एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फ्लैक्स, दूसरा है जूट, तीसरा है सिल्क यानी रेशम, और चौथा है दोस्तों कपास यानी कि कॉटन। तो इसमें से बताना है दोस्तों एनिमल फाइबर कौन सा है, जंतु से प्राप्त रेशा दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा कॉटन है वो किससे मिलता है, वो तो प्लांट से मिलता है। जूट भी दोस्तों प्लांट से मिलता है। लेकिन जो रेशम है दोस्तों सिल्क, वो हमारा क्या दोस्तों एक रेशम कीड़ा होता है, रेशम कीट होता है, उससे मिलता है जो कि जंतु है। तो जंतु रेशा कौन सा हुआ दोस्तों, सी ऑप्शन सी है जो हमारा रेशम, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। निम्न में से कौन पादप स्रोत से प्राप्त नहीं होता, आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट सोर्स। तो इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है, यानी कि वापस दोस्तों आपको ऐसा बताना है जो कि जंतु हो सकता है, प्लांट नहीं होना चाहिए। अब जूट दोस्तों आपको पता है प्लांट सोर्स से मिलता है, और ये प्लांट के किस पार्ट से मिलता है दोस्तों, स्टेम से, तने से। रबर भी दोस्तों आपको पता है प्लांट से मिलती है। कपास कॉटन भी दोस्तों आपको पता है किससे मिलती है, प्लांट से। लेकिन जो ऊन है दोस्तों, वूल, ये हमारा क्या है दोस्तों, एनिमल सोर्स से हमें प्राप्त होती है। तो ऊन आपका दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने। कपास के पौधे का वह भाग जिससे कपास के रेशे प्राप्त होते हैं वह है द पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ए कॉटन फाइबर इज। दोस्तों जो कपास का पौधा होता है उसके किस भाग से हमें कपास मिलता है, कपास के रेशे मिलते हैं। ऑप्शन ए है कॉटन बॉल, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन सी सीड, ऑप्शन डी दोस्तों रूट यानी जड़। तो दोस्तों आपको पता है जो कपास के रेशे हमें मिलते हैं वो किस पार्ट से मिलते हैं, कपास बॉल यानी कि कॉटन बॉल से हमें मिलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने। जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो अभी आपको बताया था दोस्तों जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों ये किससे मिलता है, स्टेम यानी तना से मिलता है। तो ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है दोस्तों, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ सोयल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज डैश। तो कौन सी है दोस्तों, रेड सोयल है, ब्लैक सोयल है, लोमी सोयल है या फिर क्ले। कपास की खेती के लिए दोस्तों सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो काली मिट्टी यानी ब्लैक सोयल होती है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है दोस्तों, संश्लेषित रेशों के लिए प्रमुख स्रोत क्या है, द मेजर सोर्स फॉर सिंथेटिक फाइबर। दोस्तों जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं उनका जो मुख्य स्रोत है, सोर्स है, वो कौन सा है। ऑप्शन ए है एनिमल फैट यानी जंतु वसा, ऑप्शन बी ऑयल फ्रॉम प्लांट्स यानी पादप से प्राप्त तेल, ऑप्शन सी दोस्तों पेट्रोकेमिकल्स यानी पेट्रो रसायन, ऑप्शन डी है दोस्तों ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो दोस्तों जितने भी संश्लेषित रेशे हैं लगभग उनका जो मेन सोर्स होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, मेजर सोर्स वो हमारा पेट्रोकेमिकल्स होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी आ चुका है। रेयोन का स्रोत, द सोर्स ऑफ रेयोन इज। जो रेयोन है उसका सोर्स क्या है, रेयोन किससे बनता है। तो दोस्तों रेयोन का जो सोर्स है वो क्या होता है, वुड पल्प यानी लकड़ी की लुगदी होती है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयोन से रिलेटेड ही है। कृत्रिम रेशा, द टर्म आर्टिफिशियल रेफर्स टू। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इसको अच्छे से आपने अलग से याद कर लेना है अगर आपको नहीं पता है। कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसको जाना जाता है, रेयोन को जाना जाता है। आपको याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक्रेलिक है,
ये किस जैसा दिखाई देता है, जैसे कि वूल होती है उस जैसे इसमें गुण होते हैं, तो इसको हम आर्टिफिशियल वूल भी कह सकते हैं। लेकिन कहते हैं इसको क्या है दोस्तों, रेयन को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और जो एक्रिलिक होता है वो किस जैसा होता है, वूल जैसा होता है, तो इसे हम आर्टिफिशियल वूल भी कह सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों आपको याद रखना, रेयन वाला आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे पॉलीअमाइड कहते हैं। पॉलीअमाइड दोस्तों किसको कहते हैं, रेयन को, नायलॉन को, ओरलोन को या टेरिलिन को। तो दोस्तों पॉलीअमाइड ये भी आपको याद रखना है, किसको, नायलॉन को पॉलीअमाइड कहा जाता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, डेक्रोन है एक। डेक्रोन क्या है दोस्तों, पॉलीअमाइड है, पॉलिएस्टर है, रबड़ है, ये कोई भी नहीं है। तो दोस्तों डेक्रोन जो है हमारा वो क्या है, पॉलिएस्टर है। डेक्रोन क्या होता है, पॉलिएस्टर। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्म कपड़े बनाने के लिए ऊन की जगह पर किसका उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वूल टू मेक वार्म क्लोथ्स। तो गर्म कपड़े बनाने के लिए दोस्तों वूल की जगह पे भी आपको बताया था दोस्तों, हम किसको आर्टिफिशियल वूल कह सकते हैं, तो किसको कह सकते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्रिलिक। एक्रिलिक को हम दोस्तों वूल की जगह पे यूज करते हैं, तो किस जैसा होता है, वूल के जैसा ही ये होता है। तो एक्रिलिक यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, वह द्रव जिससे प्राकृतिक रबड़ मिलता है क्या कहलाता है। जो वो लिक्विड होता है दोस्तों जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, नेचुरल रबर, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्लेक्स, ऑप्शन बी है लेटेक्स, ऑप्शन सी है वल्कनाइज्ड रबर और ऑप्शन डी है दोस्तों नायलॉन। तो दोस्तों जो वो लिक्विड होता है जिससे नेचुरल रबर मिलती है उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लेटेक्स। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों ये रहा आपके सामने, रबड़ वृक्ष का वह भाग जिससे लेटेक्स प्राप्त होता है। द पार्ट ऑफ रबर प्लांट विच प्रोड्यूसेस लेटेक्स। तो कौन सा भाग है दोस्तों प्लांट का, रबर प्लांट का, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, लेटेक्स। ऑप्शन ए है लीव्स, ऑप्शन बी है रूट, ऑप्शन सी है फ्रूट्स, ऑप्शन डी है दोस्तों तने की छाल यानी कि बार्क ऑफ स्टेम्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तने की छाल। तने की छाल, तने से क्या मिलता है दोस्तों, रबर लेटेक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है रबर प्लांट के, और इससे फिर रबड़ बनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, संश्लेषित रबड़ का, ये संश्लेषित रबड़ के उदाहरण है या है। द एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर आर और इज। तो अगर एक हुआ तो इज, अगर ज्यादा हुए तो वो भी आपको बताने हैं। तो ऑप्शन ये है दोस्तों ब्यूना एस, फिर ब्यूना एन, फिर न्यूप्रिन, फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो सभी हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एन और न्यूप्रिन, ये सभी क्या है दोस्तों सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये रहा आपके सामने, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उपयोगी तत्व है। द एलिमेंट यूज्ड टू वल्कनाइज द नेचुरल रबड़। तो नेचुरल रबड़ को वल्कनाइज करने के लिए दोस्तों किस तत्व का, किस एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है, सल्फर का यूज किया जाता है रबड़ को वल्कनाइज यानी कि उसका वल्कनीकरण करने के लिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, वल्कनीकृत रबड़ में सल्फर की मात्रा होती है लगभग। इन वल्कनाइज्ड रबड़ द कंटेंट ऑफ सल्फर इज अराउंड। दोस्तों जो वल्कनीकृत रबड़ होती है उसमें कितना परसेंट जो सल्फर है वो मिलाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों 3 से 5%, 3 से 5% सल्फर मिलाया जाता है वल्कनीकृत रबड़ में, रबड़ को वल्कनाइज करने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न में से कौन वल्कनीकृत रबड़ का उपयोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ वल्कनाइज्ड रबड़। ऑप्शन ए है फुटवियर चप्पल, ऑप्शन बी बैलून यानी गुब्बारे, ऑप्शन सी टॉयज यानी खिलौने, ऑप्शन डी दोस्तों टेक्सटाइल्स यानी कि वस्त्र। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये तीनों हैं जो वो क्या है दोस्तों, इसके उपयोग होते हैं, बल्कि जो वल्कनाइज्ड रबड़ है इनका यूज किया जाता है इन तीनों में। लेकिन वस्त्र में दोस्तों इसका यूज नहीं किया जाता, इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टिक रेशो से भिन्न है क्योंकि। प्लास्टिक दोस्तों रेशो से भिन्न होते हैं, क्यों होते हैं। प्लास्टिक है जो फाइबर से डिफरेंट है, क्यों। पहला है दोस्तों क्योंकि ये हल्के होते हैं। दूसरा दोस्तों कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स, इनको विभिन्न आकारों में डाला जा सकता है। तीसरा दोस्तों ये क्या है, पारदर्शी होते हैं। और चौथा दोस्तों ये क्या है, सभी।
दोस्तों कौन सा इनका गुण है प्लास्टिक्स का जो कि इनको जो फाइबर्स है उनसे अलग बनाता है, उनसे डिफरेंट बनाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप, इनको विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। ये वाला जो गुण है दोस्तों इनको फाइबर से अलग बनाता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ताप सुघट्य प्लास्टिक का उदाहरण है। ताप सुघट्य यानी दोस्तों थर्मोप्लास्टिक। तो इन चारों में से दोस्तों थर्मो प्लास्टिक का कौन सा एग्जाम्पल है, रेयोन, पीवीसी, नायलॉन, बेकेलाइट। तो इनमें से बताना है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक कौन सा है। दोस्तों आपको पता है रेयोन और नायलॉन तो प्लास्टिक ही नहीं है, और बेकेलाइट, बेकेलाइट तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। थर्मोप्लास्टिक का कौन सा है दोस्तों, पीवीसी। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है। कौन सा इनमें से दोस्तों क्या है, प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों जूट, ऑप्शन बी है दोस्तों वूल, ऑप्शन सी है सिल्क, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों जूट, वूल, रेशम यानी सिल्क, ये सभी क्या है दोस्तों नेचुरल पॉलीमर होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण। ताप दृढ़ यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से कौन सा दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। पॉलीथीन दोस्तों ये तो नहीं होगा, पीवीसी भी नहीं होगा, पॉलीस्टीरीन भी नहीं होगा। जो बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं दोस्तों ये दोनों क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं। तो बेकेलाइट बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से बहुउपयोगी पदार्थ यानी कि वर्सेटाइल मटेरियल कौन सा है, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, मेलामाइन, पॉलीथीन। तो इन चारों में से दोस्तों कौन सा जो है वो वर्सेटाइल मटेरियल यानी कि बहुउपयोगी पदार्थ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो मेलामाइन है, मेलामाइन क्या है दोस्तों, एक बहुउपयोगी पदार्थ यानी वर्सेटाइल मटेरियल है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, प्लास्टिक का उपयोग कई रसायनों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन समझना तभी आपका आंसर सही होगा। प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स बिकॉज इट इज। दोस्तों जो प्लास्टिक है इनका बहुत तरह की जो सामग्री है, मटेरियल, उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही दोस्तों इनमें जो केमिकल्स हैं, रसायन है, उनको भी स्टोर किया जाता है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, इसका क्या कारण है। सबसे पहला दोस्तों ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, अक्रियाशील होते हैं। दूसरा दोस्तों ये हाईली रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, यानी प्लास्टिक की बात हो रही है दोस्तों। तीसरा दोस्तों जो प्लास्टिक है वो लाइट, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हल्के होते हैं, लंबे चलने वाले होते हैं और मजबूत होते हैं। और चौथा है दोस्तों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या है दोस्तों, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब दोस्तों आपको देखने में लग रहा होगा कि सभी आंसर क्या है, सही है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या बताना है आपको कि स्टोर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है जो जिसके लिए दोस्तों, जिससे दोस्तों प्लास्टिक में क्या है बहुत सारे जो मटेरियल है उनको स्टोर किया जाता है, केमिकल भी स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो प्लास्टिक है वो अक्रियाशील होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की सामग्री को स्टोर किया जा सकता है, केमिकल को भी। लेकिन दोस्तों जैसे आयरन हो गया, लोहे का कोई डिब्बा होगा, उसमें केमिकल अगर डालेंगे तो वो रिएक्ट कर सकता है क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। लेकिन प्लास्टिक क्या है दोस्तों, नॉन रिएक्टिव है, अक्रियाशील है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किए जाने वाले के हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं, यह इंगित करता है कि प्लास्टिक है। दोस्तों जो स्क्रू ड्राइवर है, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट इंडिकेट्स दैट प्लास्टिक आर। दोस्तों जो स्क्रू ड्राइवर होता है यानी जो वो पेंच कसने वाला, पेचकस बोल देते हैं जिसको सिंपल भाषा में, जो कि बिजली के काम करने वाले जो इलेक्ट्रीशियंस है वो यूज़ करते हैं, उनका हैंडल दोस्तों प्लास्टिक का बना होता है। ऐसा क्यों होता है, ये प्लास्टिक की कौन सी प्रॉपर्टी को इंगित करता है यानी कि इंडिकेट करता है। पहला है दोस्तों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के सुचालक, उसके बाद विद्युत के कुचालक यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है दोस्तों जैव निम्नीकरणीय, और चौथा है दोस्तों नॉन रिएक्टिव यानी अक्रियाशील। देखो दोस्तों प्लास्टिक के बने होते हैं और इलेक्ट्रिशियन यूज करता है, इसका क्या कारण है दोस्तों, जो प्लास्टिक है वो वेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत के कुचालक है उसमें से करंट पास नहीं होता, और जो इलेक्ट्रिशियन है उसको करंट नहीं लगता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। कपास, कागज, कपास, जूट और ऊनी वस्त्र आदि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। दोस्तों कागज हो गया, कपास हो गया, जूट और ऊनी वस्त्र, ये सभी क्या है दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। क्यों, पहला है दोस्तों क्योंकि इनसे एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है,
दूसरा है दोस्तों ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तीसरा है दोस्तों ये सिंथेटिक मटेरियल है, संश्लेषित पदार्थ हैं। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों बातें सही है। तो दोस्तों जो कागज, कपास, जूट, ऊनी वस्त्र ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, दे आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जैव अनिम्नीकरणीय बताना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है। ऑप्शन ए है दोस्तों पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी सब्जियों और फलों के छिलके। ऑप्शन बी है फॉलन लीव्स, यानी गिरे हुए पत्ते। ऑप्शन सी है लकड़ी यानी वुड। ऑप्शन डी है दोस्तों एल्यूमिनियम डिब्बे यानी एल्यूमिनियम कैंस। तो दोस्तों जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं इनके छिलके क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। गिरे हुए पत्ते भी दोस्तों क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल। लकड़ी भी दोस्तों निम्नीकरणीय होती है, जैव निम्नीकरणीय। लेकिन दोस्तों एल्यूमिनियम कैंस है जो, एल्यूमिनियम के डब्बे हैं जो, वो जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। बिजली के स्विच तथा प्लग बने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिजली के स्विच हैं जो, इलेक्ट्रिकल स्विच और प्लग हैं वो किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन ए है दोस्तों पीवीसी, ऑप्शन बी है बेकेलाइट, ऑप्शन सी नाइलॉन और ऑप्शन डी पॉलीस्टाइरीन। तो दोस्तों आपको याद रखना है बिजली के स्विच है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में दो आते हैं दोस्तों, एक तो बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, बेकेलाइट दोस्तों आपका राइट आंसर है। लेकिन अगर मेलामाइन ऑप्शन में होता तो भी बेकेलाइट ही आंसर होता है। आपको याद रखना दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में दो होते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन का यूज़ दोस्तों बर्तनों को और जो फ्लोर टाइल्स वगैरह उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स वगैरह में। लेकिन जो बिजली के स्विच और प्लग है उसमें बेकेलाइट यूज़ किया जाता है। अब कई बच्चे दोस्तों इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों बेकेलाइट में लाइट आया है, लाइट, और लाइट का संबंध किससे दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से है, बिजली से है। लाइट का संबंध किससे, बिजली से। तो बिजली के स्विच और प्लग बनाने में बेकेलाइट का यूज़ किया जाएगा। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। और जो मेलामाइन बचा दोस्तों वो किसके लिए हो जाएगा, बर्तन वगैरह बनाने के लिए। तो दोस्तों 28वां क्वेश्चन यही आपका कि रसोई के बर्तन बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो इसको में किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, मेलामाइन का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, टेफ्लॉन किसके लिए उपयोगी नहीं है। टेफ्लॉन दोस्तों किसके लिए उपयोगी नहीं है ये आपको बताना है। नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन, दूसरा है दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन सोल, उसके बाद दोस्तों गैसकेट्स, उसके बाद दोस्तों बरसाती यानी रेनकोट। तो दोस्तों आपको पता होगा जो टेफ्लॉन है वो बरसाती के लिए उपयोगी नहीं होता, इसके लिए दोस्तों ये उपयोगी नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेंस खिड़की की कांच आदि बनी होती है। लेंसेज विंडो पैन्स एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ। जो लेंस है खिड़की कांच होती है ये किसकी बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए है पीवीसी, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी परपेक्स, ऑप्शन डी दोस्तों पॉलीस्टाइरीन। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा परपेक्स। ये सभी चीज़ें किसकी बनी होती है दोस्तों, परस्पेक्स की बनी होती है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, पॉलीथीन का एकलक है, यानी द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन पॉलीथाइलिन ही। दोस्तों पॉलीथीन है यहाँ पे, पॉलीथाइलिन नहीं आएगा, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का एकलक क्या है दोस्तों, पॉलीथीन कैसे बनता है, पॉलीइथीन। पॉलीइथीन जो इथीन है दोस्तों, इथीन, इसके काफ़ी सारे मोनोमर दोस्तों ऐड होके पॉलीइथीन बनाते हैं। तो इसका मोनोमर क्या बना दोस्तों, इथीन बनेगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। यहाँ पे दोस्तों 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें से किसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, किस पदार्थ का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, आपको बताना है। प्लास्टिक चेयर, उसके बाद प्लास्टिक टॉयज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल स्विचेज, ऑप्शन डी दोस्तों कैरी बैग्स। दोस्तों प्लास्टिक चेयर को भी रिसाइकिल किया जा सकता है, टॉयज को भी रिसाइकिल किया जा सकता है, कैरी बैग को भी। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं दोस्तों इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेयोन को डैश से प्राप्त किया जाता है। तो रेयोन को डैश से प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेयोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोयला, वाटर एंड ऑयल। कोयला, वाटर एंड ऑयल, इससे तो दोस्तों किसको प्राप्त किया जाता है, नाइलॉन को। इससे तो दोस्तों नाइलॉन को प्राप्त किया जाता है। कास्ट लुगदी यानी कि वुड पल्प से दोस्तों रेयोन को प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, तो इसे नोट कर लेना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा है।
नायलॉन, पीवीसी, रबड़ और बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पूछा है दोस्तों, तो कौन सी हो जाएगी? बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग होती है, आपको याद रखना है। पीवीसी तो दोस्तों कैसी है? थर्मोप्लास्टिक है ओनली, तो बेकेलाइट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल संश्लेषित पदार्थ है? निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल संश्लेषित यानी सिंथेटिक सब्सटेंसेस है? तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसमें सिंथेटिक सब्सटेंसेस है, तो अगर सिंथेटिक पूछे तो आपको कौन सा ढूंढना है दोस्तों? नेचुरल ढूंढना है। तो नेचुरल दोस्तों वूल इसमें आया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें वूल सिल्क दोनों नेचुरल आए हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कॉटन नेचुरल आया, तो ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, ये तीनों क्या है दोस्तों? सिंथेटिक है। ये तीनों क्या है? सिंथेटिक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन से क्या है दोस्तों नेचुरल पूछ ले, तो सिंथेटिक वाले ढूंढ के आपको काट देने हैं ऑप्शन, तो आपके पास दोस्तों जो सही उत्तर है वो आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 36, ये पहले भी आ चुका है। पॉलीकोट बनाने के लिए डैश मिश्रित किए जाते हैं। डैश आर मिक्स्ड टू मेक पॉलीकोट। पॉलीकोट, पॉली का मतलब दोस्तों पॉलीएस्टर और कोट का मतलब कॉटन, तो पॉलीएस्टर और कॉटन यानी कि पॉलीएस्टर और कपास मिक्स किए जाते हैं पॉलीकोट बनाने के लिए, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? विच इज वन इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, एल्यूमिनियम तो नहीं है, बेकेलाइट भी नहीं है, और दोस्तों कागज तो है दोस्तों, लेकिन पीवीसी बैग भी नहीं है। तो दोस्तों बायोडिग्रेडेबल पूछा है आपको, बायोडिग्रेडेबल पेपर है दोस्तों, वो क्या हमारा जैव निम्नीकरणीय होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38, देखने में सिल्क, ये पिछली बार भी आया था दोस्तों क्वेश्चन 2022 में। देखने में सिल्क यानी रेशम जैसा वस्त्र पदार्थ, लेकिन सिल्क नहीं है, यह एक वस्त्र पदार्थ क्या है? क्लोथ सिमिलर मटेरियल इन अपीयरेंस एज सिल्क बट इज नॉट सिल्क, दिस क्लोथ मटेरियल इज, यानी दोस्तों देखने में तो सिल्क जैसा लगता है लेकिन सिल्क नहीं है। तो सिल्क जैसा कौन लगता है दोस्तों? रेशम जैसा। आपको अभी बताया था आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? रेयन को। तो रेयन दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन वही पूछ रहा है, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है? रेयन को, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी है, तो आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है कि पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर। अगर आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, तो आप उसकी जो बातें ये लिखता है दोस्तों, जो लिखने का तरीका उसमें नहीं फंसोगे। तो क्वेश्चन को समझना है और फिर अपने आंसर, सही आंसर आपने चुनना है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों केवल प्राकृतिक हैं? ओनली नेचुरल बताने हैं, तो नेचुरल वाला आ गया दोस्तों। अब आपको क्या ढूंढने हैं? आर्टिफिशियल ढूंढ रहे हैं, उसको काट देना है। इसमें नायलॉन दिख रहा होगा, तो ये तो नहीं होगा। इसमें दोस्तों रेयन और पॉलिएस्टर दोनों तीनों, ये तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे वैसे हैं, आर्टिफिशियल है। यहाँ पे दोस्तों क्या दिख रहा है आपको? टेरिलिन वगैरह, तो ये भी नहीं होगा। कॉटन, सिल्क, वूल, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये दोनों तीनों क्या है दोस्तों? नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल प्राकृतिक रेशे हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, कल कारखानों में निर्मित रेशों को कहते हैं फाइबर्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फाइबर फैक्ट्रीज में बनते हैं उनको क्या कहते हैं? मैनमेड कहते हैं, सही बात है। नेचुरल नहीं कहते, संश्लेषित कहते हैं, सही बात है। यानी ए और सी दोनों क्या हमारे सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों कपास एक बहुलक है जो डैश कहलाता है। कॉटन इज ए पॉलीमर कोल्ड डैश, तो कॉटन क्या है दोस्तों? पॉलीमर है, जो कि क्या कहलाता है? ऑप्शन है पर्णहरित, कास्ट, सेलुलोज, पेप्टाइड। तो दोस्तों ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। कपास एक बहुलक है जो क्या कहलाता है? सेलुलोज कहलाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, रेशम की खोज दोस्तों कहाँ पे हुई थी? सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन डैश, तो कौन से देश में दोस्तों रेशम की यानी कि सिल्क की खोज हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चाइना यानी चीन। चीन में दोस्तों इसकी खोज हुई थी। और चीन में दोस्तों एक और चीज़ की खोज हुई थी, आपको पता है, जिससे दुनिया में तबाही मच गई थी, तो आपने कमेंट में बताना है। तो दोस्तों चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, नायलॉन का सर्वप्रथम निर्माण किया गया। नायलॉन वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड, तो नायलॉन का दोस्तों सबसे पहले निर्माण कब किया गया था? 1920 में, 25 में, 31 में या फिर 1940 में? तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 1931 में दोस्तों नायलॉन का सबसे पहले निर्माण किया गया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है। डैश इज नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन, तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो कि नायलॉन को बनाने में यूज नहीं किया जाता?
कास्ट लुगदी, वुड पल्प, कोयला, वाटर, एयर। तो दोस्तों आपको पता है जो नायलॉन है वो कोल, वाटर एंड एयर इन तीनों से मिलकर बनता है। कास्ट लुगदी से तो दोस्तों रेयन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? रेयन। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, नायलॉन का कौन सा गुण नहीं है? विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन। तो अब थोड़े दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन आ चुके हैं। नायलॉन का गुण कौन सा नहीं है इनमें से? चमकीला, इजी टू वॉश, हैवी, स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नायलॉन का गुण नहीं है। दोस्तों नायलॉन चमकीला भी होता है, धुलने में आसान भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन हैवी नहीं होता। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, डैश एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। डैश इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। नायलॉन तो दोस्तों अलग चीज है, रेयन अलग चीज है, एक्रिलिक अलग चीज है। पॉलिएस्टर कौन सा होता है? टेरिलिन होता है। कौन सा होता है? टेरिलिन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीईटी, पेट, ये क्या है दोस्तों? एक नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयन है या एक्रिलिक है? तो पीईटी दोस्तों क्या है? आपका पॉलिएस्टर होता है, ये भी आपको याद रखना है। टेरिलिन और पीईटी, पेट, दोनों क्या है दोस्तों? आपके पॉलिएस्टर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों? डैश एक पॉलिएस्टर नहीं है। डैश दोस्तों एक क्या है? पॉलिएस्टर नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा पॉलिएस्टर नहीं है। पॉलीकोट, पोली प्लस पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, तो पॉलिएस्टर है। पॉलीवूल, तो पॉलिएस्टर प्लस वूल, ये भी दोस्तों क्या है? एक पॉलिएस्टर होता है। टेरिकोट, टेरिकोट भी दोस्तों एक क्या है? पॉलिएस्टर होता है। और क्योंकि टेरिलिन इसमें लगा हुआ है, क्योंकि टेरिलिन भी एक पॉलिएस्टर है, तो टेरिलिन प्लस कॉटन से क्या बना? टेरिकोट। और टेरिलिन क्या है? पॉलिएस्टर है, तो टेरिकोट भी एक पॉलिएस्टर होगा। लेकिन दोस्तों जो नायलॉन है वो हमारा पॉलिएस्टर नहीं होता, वो इससे अलग होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो पॉलीवूल है वो पॉलिएस्टर व डैश का मिश्रण है। पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड डैश। यानी पॉलीवूल है दोस्तों, वो किस किस को मिला के बनता है? पॉलिएस्टर के साथ क्या मिलाना पड़ता है? पॉलीवूल। पोली से पॉलिएस्टर, वूल से तो वूल ही है, तो पॉलिएस्टर और वूल मिलाएंगे तभी पॉलीवूल बनेगा। तो वूल यानी ऊन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक्रिलिक डैश के समान दिखाई देती है। एक्रिलिक लुक्स लाइक, एक्रिलिक किस जैसी दिखती है दोस्तों? सिल्क, वूल, कॉटन या नायलॉन? तो अभी आपको बताया था दोस्तों एक्रिलिक वूल यानी कि ऊन जैसी दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे और भी क्वेश्चन बचते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों ये रहा आपके सामने। संश्लेषित रेशे का गुण नहीं है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिंथेटिक फाइबर की नहीं होती? महंगा, या फिर शीघ्र सूखते हैं, या फिर इनकी आयु अधिक होती है, और ये इनका रख रखाव दोस्तों आसान है। तो दोस्तों जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या है? उनका जो रखाव है इजी टू मेंटेन होते हैं, इनका रख रखाव आसान होता है। ये दोस्तों ड्यूरेबल होते हैं, यानी लंबे समय तक चलते हैं। शीघ्र सूखते हैं, लेकिन दोस्तों महंगे नहीं होते ज़्यादा। जो सिंथेटिक होते हैं वो सस्ते होते हैं नेचुरल के मुकाबले। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। डैश इज ए थर्मोप्लास्टिक। कौन सी दोस्तों थर्मोप्लास्टिक है? पॉलीथीन, पीवीसी, या दोनों, या मेलामाइन? तो कौन सी दोस्तों इनमें क्या है? थर्मोप्लास्टिक आपको बतानी है। तो दोस्तों पॉलीथीन और पीवीसी दोनों क्या है? थर्मोप्लास्टिक हैं। तो बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। डैश एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग बताना है। तो पीवीसी तो दोस्तों थर्मोप्लास्टिक थी, बेकेलाइट और मेलामाइन ये दोनों थर्मोसेटिंग है। तो ऑप्शन बी एंड सी यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों आ गए, तो ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्लास्टिक का गुण नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों जो प्लास्टिक की यहाँ पे नहीं है? दोस्तों प्लास्टिक हल्की होती है, आपको पता है। मॉइस्चर प्रूफ होती है, भी आपको पता है। लेस क्रोजिव होती है, भी आपको पता है। एक्सपेंसिव नहीं होती दोस्तों। प्लास्टिक बहुत ही क्या है यहाँ पे? महंगी नहीं होती, सस्ती होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्लास्टिक का गुण नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 4R सिद्धांत दोस्तों आपने पढ़ा था। 4R सिद्धांत में इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है दोस्तों उपयोग अधिक करें, यूज मोर। उसके बाद पुनः उपयोग करें, रीयूज। रिसाइकिल, पुनः चक्रित करें। रिकवर, पुनः प्राप्त करें। तो दोस्तों ये तो तीनों तो हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, पहले वाला। उपयोग अधिक नहीं करना दोस्तों, कम करना है। रीड्यूज आएगा, रीड्यूज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जब छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है तो उसे डैश कहते हैं। छोटी छोटी इकाइयाँ, स्मॉल यूनिट कंबाइन होती है एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पॉलीमर, नायलॉन, सेलुलोज, पॉलीथीन।
उसको दोस्तों पॉलीमर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग की रस्सी बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यानी जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और पैराशूट बनाने के लिए जो रस्सी यूज की जाती है उसका वो किससे बनी होती है आपको बताना है। नायलॉन से, रेयॉन से, पॉलिएस्टर से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा वो रस्सी नायलॉन से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नायलॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्लास्टिक की व्यवस्था कैसी होती है दोस्तों? प्लास्टिक का अरेंजमेंट कैसा होता है? लीनियर होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, या लीनियर एज वेल एज क्रॉस लिंक्ड, यानी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्लास्टिक है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? लीनियर भी होता है और क्रॉस लिंक्ड भी होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। डैश को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, पुनः नवीकरण किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है और चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। दैट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, मेल्टेड एंड रोल्ड इनटू शीट्स। इनमें से चारों में से दोस्तों पॉलिएस्टर, प्लास्टिक या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन है जिसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, मेल्ट भी कर सकते हैं और इसको शीट्स में, चादरों में परिवर्तित भी कर सकते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों जो प्लास्टिक है उसको हम पिघला के मेल्ट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और इसकी शीट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शीट भी बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। उस प्लास्टिक का नाम बताइए। अब दोस्तों कुछ इजी मतलब क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है। उस प्लास्टिक का नाम बताइए जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो कौन सा दोस्तों जो कि हीट करने पे डिफॉर्म हो जाता है और इजीली बेंट हो जाता है? तो आपको पता है दोस्तों कौन सा होगा? वो थर्मोप्लास्टिक होगा, थर्मोप्लास्टिक। और दोस्तों जो उस प्लास्टिक वो कौन सा होगा जो एक बार अगर ढाल दिया जाए किसी भी शेप में तो उसको नरम नहीं किया जा सकता। नेम द प्लास्टिक विच मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टनड बाय हीटिंग। तो हीट करने के बाद उसको दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते, वो हो जाएगा दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों। उस प्लास्टिक का नाम बताएं जिसका उपयोग खिलौने, कंघी और कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है। नेम द प्लास्टिक विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड कंटेनर। तो टॉयज, कॉम्स, कंटेनर यानी खिलौने, कंघी, कंटेनर बनाने के लिए कौन से प्लास्टिक का यूज किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों थर्मोप्लास्टिक का यूज किया जाता है खिलौने, कंघी आदि बनाने के लिए। और बात करें दोस्तों स्विच बनाने के लिए, फर्श की टाइल्स वगैरह बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक का। फर्श और टाइल्स के लिए मेलामाइन, स्विच बनाने के लिए बैकेलाइट। ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस पदार्थ का नाम लिखिए जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है। नेम द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो जो डिकम्पोज हो जाता है उसको कहते हैं दोस्तों बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव नवीनीकरणीय पदार्थ। और जो डिकम्पोज नहीं होता, जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। उस संश्लेषित पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग ड्रेस सामग्री, बर्तन, बोतलें आदि बनाने में किया जाता है। नेम द सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग ड्रेस मटेरियल, यूटेंसिल एंड बोटल्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉलिएस्टर होगा, नायलॉन होगा, रेयॉन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए और यूटेंसिल्स और बोटल्स भी इससे बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। ताप दृढ़ प्लास्टिक वह होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप दृढ़ यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोस्तों वो होती है एक बार डाले जाने के बाद गर्म करने पर मुलायम नहीं होती, या फिर जो इंग्लिश में बताते हैं कैन नॉट बी सॉफ्टनड बाय हीटिंग वंस मोल्डेड। दूसरा दोस्तों बार बार अलग आकार में डाली जा सके, यानी जो कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। तीसरा दोस्तों जो किसी भी आकार में डाली जा सके, कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। और चौथा है दोस्तों ए और सी दोनों, बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों आपको बतानी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है? ताप दृढ़ प्लास्टिक जो एक बार डाले जाने के बाद गर्म करने पर मुलायम नहीं होती। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बार बार अलग आकार में डाली जा सकती है, बात बिल्कुल गलत है। किसी भी आकार में डाली जा सकती है, यानी दोस्तों शुरू में उसको किसी भी आकार में हम डाल सकते हैं। तो ए और सी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है दोस्तों? डैश फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन
और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज चेंज करके दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन इसी वीडियो से होंगे जितने भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा दोस्तों। ए प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर इज। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बड़ा करके पूछ लिया है। फ्लोर टाइल और किचन वेयर बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक यूज किया जाता है, अभी आपको बताया था। फ्लोर टाइल के लिए दोस्तों मेलामाइन किया जाता है। कौन सा? मेलामाइन। लेकिन इसमें क्या थोड़ा ऐड कर दिया जो आग का प्रतिरोध करता है। तो ये बात सही है दोस्तों, वो आग को रजिस्ट करता है, उसका प्रतिरोध करता है। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन के में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलामाइन। तो दोस्तों ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में हमने किए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको वीडियो से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी दोस्तों इसका बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उस दोनों ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और ऐसी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।